ट्रू रिपोर्ट्स में आपका स्वागत है। आज दिन भर के खास खबरों के साथ मैं जमील अख्तर। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट की वैधता बरकरार रखी है, यानी प्रदेश में मदरसा एक्ट जारी रहेगा, मदरसा चलते रहेंगे और 16,000 मदरसों के स्टूडेंट सरकारी स्कूल नहीं भेजे जाएंगे। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश सुनाते हुए हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें मदरसा एक्ट को असंवैधानिक बताया गया था। हालांकि मदरसे अब पीजी और रिसर्च के सिलेबस तय नहीं कर पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा यूपी मदरसा एक्ट के सभी प्रावधान मूल अधिकार या संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर का उल्लंघन नहीं करता है। कोर्ट के फैसले से करीब 17 लाख मदरसा के छात्र को राहत मिली है। 5 अप्रैल 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट के असंवैधानिक करार देने वाले फैसले पर रोक लगा दी थी। केंद्र और यूपी सरकार ने इस पर जवाब भी मांगा था। इससे पहले 22 अक्टूबर 2024 को चीफ जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ की बेंच में इस पर सुनवाई हुई थी। चीफ जस्टिस ने कहा था, धर्मनिरपेक्षता का मतलब है जियो और जीने दो। औरंगाबाद की ढीगरा पुलिस ने बड़वासोई स्कूल के समीप से कार से 518 लीटर विदेशी शराब बरामद की। शराब तस्कर ढीगरा थाना क्षेत्र के वारांडा गांव निवासी अवधेश मिस्त्री के बेटे जयप्रकाश कुमार को गिरफ्तार किया है। इसके अलावा मदनपुर थाना की पुलिस ने रानी हीट गांव से 60 लीटर देसी महुआ शराब बरामद किया। 5,000 लीटर जावा महुआ नष्ट किया गया। रफीगंज के भादवा से 22 लीटर फेसर से 2 लीटर देसी महुआ शराब बरामद की है। औरंगाबाद एसपी अमरीश राहुल ने बताया कि औरंगाबाद पुलिस जिले में अवैध शराब का सेवन, शराब का निर्माण, शराब की बिक्री, भंडारण, परिवहन, शराब तस्कर के विरुद्ध कार्रवाई के लिए लगातार विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में 84 लीटर देसी महुआ शराब, 518 लीटर 400 ml विदेशी शराब बरामद करते हुए एक कार को जब्त किया है। लगातार शराब के विरुद्ध छापेमारी अभियान जारी होगा। जब्त शराब की कीमत लगभग 5 लाख रुपए बताई जा रही है। क्या सरकार आम लोगों के भलाई के लिए निजी संपत्तियों को संविधान के अनुच्छेद 39(b) के तहत अधिग्रहण कर सकती है? मामले पर सुप्रीम कोर्ट की 9 जजों की बेंच ने मंगलवार को 1978 यानी 45 वर्ष पहले में दिया गया अपना ही फैसला पलट दिया। सीजीआई डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 9 जजों की बेंच ने 7:1 के बहुमत से फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि हर निजी संपत्ति को सामुदायिक संपत्ति नहीं कह सकते। कुछ खास संसाधनों ही सरकार सामुदायिक संसाधन मानकर इनका इस्तेमाल आम लोगों के हित में कर सकती है। बेंच ने 1978 में दिए जस्टिस कृष्ण अय्यर के उस फैसले को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि सभी निजी संपत्तियों पर राज्य सरकारें कब्जा कर सकती हैं। सीजीआई बोले, पुराना फैसला विशेष आर्थिक सामाजिक विचारधारा से प्रेरित था। हालांकि राज्य सरकारें उन संसाधनों पर दावा कर सकती हैं जो भौतिक और सार्वजनिक भलाई के लिए समुदाय द्वारा रखे जाते हैं। छठ महापर्व में आज नहाई खाई है। सब्जी और फल की खरीदारी शुरू हो गई है। छठ पूजा में इस्तेमाल किए जाने वाले मिट्टी के चूल्हे, बांस का सूप और दौरा की काफी मांग है। पिछले साल की तुलना में इस बार सब्जी और फल के दामों में 15 से 20% की बढ़ोतरी हुई है। पटना में सेब की एक पेटी की कीमत 2,000 पार कर गई है और अमरूद 800 की एक पेटी मिल रही है। वहीं भागलपुर, गया और मुजफ्फरपुर में भी फलों और सब्जियों के दाम में बढ़ोतरी हुई है। पटना के बाजार समिति में 50 ट्रक सेब, 70 ट्रक केले और 40 ट्रक संतरा, 40 ट्रक अमरूद और 30 ट्रक अनार, 20 ट्रक गन्ना, 50 ट्रक नारियल मंडी पहुंच चुके हैं। 50 से अधिक छोटे वाहनों से सिंघाड़ा और सुथनी, हल्दी, मूली और जंगली फल आए हैं। कारोबारी संतोष सिंह ने बताया, अभी तक मंडी में इस तरह की भीड़ देखने को नहीं मिली है। आने वाले 2 दिन तक फलों की बिक्री होगी। अगर फलों की कमी होती है तो और अधिक संख्या में फल मंगाए जाएंगे। गेटवे ऑफ झारखंड के नाम से मशहूर कोडरमा से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने झारखंड में अपनी चुनावी प्रचार का आगाज किया। मंगलवार को उनकी राज्य में 3 जनसभा है, जिसमें से 2 सभा उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल के कोडरमा और बड़का गांव और एक कुल्हान एरिया के जमशेदपुर में है। कोडरमा और बड़का गांव में योगी आदित्यनाथ ने हेमंत सरकार पर जमकर बवाल बोला। उन्होंने कहा कि झारखंड भ्रष्टाचार के कारण आगे नहीं बढ़ सका। आलमगीर आलम पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह औरंगजेब ने देश लूटा था, उसी तरह आलमगीर आलम ने झारखंड का पैसा लूट कर रखा था। देश की सुरक्षा के साथ बीजेपी ने कभी समझौता नहीं किया है। बता दें कि झारखंड में 2 चरणों में 81 सीटों पर मतदान होगा। पहले चरण में 13 नवंबर को 43 सीटों पर और दूसरे चरण में 20 नवंबर को 38 सीटों पर मतदान होगा। वक्फ संशोधन बिल पर बनी सांसदीय समिति के अध्यक्ष भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल और विपक्षी सांसदों ने तानाशाही के आरोप लगाए हैं। इन सांसदों ने समिति से अलग होने की चेतावनी दी है। उनका आरोप है कि पाल विपक्ष की राय के लिए बिना एकतरफा निर्णय ले रहे हैं, जिसमें विपक्षी सांसदों को बिल पर अपनी बात रखने का उचित अवसर नहीं मिल पा रहा है। सूत्रों के मुताबिक विपक्षी सांसद आज लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलकर इस मुद्दे पर अपनी नाराजगी व्यक्त करेंगे। विपक्षी नेताओं ने बिरला को एक संयुक्त पत्र लिखा जिसमें डीएमके के ए राजा, कांग्रेस के मोहम्मद जावेद और इमरान मसूद, एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी, आप के संजय सिंह और टीएमसी के कल्याण बनर्जी समेत
कई नेताओं के हस्ताक्षर हैं। बैठकों में एक तरफा निर्णय लेने का आरोप पत्र में विपक्षी सांसदों ने शिकायत की है। जगदम्बिका पाल कई बार लगातार 3 दिनों तक बैठकों की तारीखें तय करते हैं और गवाहों को बुलाने का निर्णय भी एक तरफा ले रहे हैं। विपक्षी सांसदों का कहना है कि हमारे लिए तैयारी के बिना उचित बातचीत करना संभव नहीं है। वहीं भाजपा सांसदों ने आरोप लगाया है कि विपक्षी सदस्य जानबूझकर समिति के काम में अड़चन डाल रहे हैं। पश्चिम बंगाल की सियालदाह कोर्ट ने कोलकाता के आरजीकर कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर से रेप मर्डर के केस में मुख्य आरोपी संजय रॉय के खिलाफ आरोप तय कर दिए हैं। 11 नवंबर से मुकदमे की रोजाना सुनवाई होगी। सोमवार को पेशी के बाद पुलिस जब संजय को बाहर लेकर निकली तो पहली बार वह कैमरे पर कहता नजर आया कि ममता सरकार उसे फंसा रही है, उसे मुंह न खोलने की धमकी दी गई है। आरजीकर अस्पताल में 8 अगस्त की रात ट्रेनी डॉक्टर का रेप और मर्डर किया गया था। 9 अगस्त को विक्टिम की बॉडी मिली थी। घटना के विरोध में डॉक्टरों ने 42 दिन तक का प्रदर्शन किया था। सीबीआई ने चार्जशीट में आरोपी माना। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने अपनी चार्जशीट में संजय रॉय को मुख्य आरोपी बताया है। इसके अलावा केस को गैंगरेप के बजाय रेप केस में बताया है। चार्जशीट में यह भी कहा गया कि पीड़ित के शरीर से मिला सीमन सैंपल और खून आरोपी से मैच हो चुका है। वहीं क्राइम सीन पर मिले छोटे बाल भी फॉरेंसिक जांच के बाद आरोपी के बालों से मैच हो गए हैं। सीबीआई की चार्जशीट में 100 गवाहों के बाद 12 पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट, सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल की कॉल डिटेल और लोकेशन जैसी चीजें शामिल है। इसके अलावा वारदात के दिन आरोपी का एयरफोन और मोबाइल ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया था। इसे भी चार्जशीट में अहम सबूत माना गया है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले एनसीपी के संस्थापक शरद पवार ने चुनावी राजनीति से संन्यास के संकेत दिए हैं। पवार ने कहा है कि अब वे चुनाव नहीं लड़ेंगे, हालांकि पार्टी संगठन का काम देखते रहेंगे, यानी एनसीपी शरद पवार चीफ के पद पर काम करते रहेंगे। 84 साल के शरद पवार ने बारामती में मंगलवार को कहा कि कहीं तो रुकना ही पड़ेगा, मुझे अब चुनाव नहीं लड़ना है, अब नए लोगों को आगे आना चाहिए। मैंने अभी तक 14 बार चुनाव लड़ा है, अब मुझे सत्ता नहीं चाहिए, मैं समाज के लिए काम करना चाहता हूं, विचार करूंगा कि राज्यसभा जाना है या नहीं। भारत ने ओलंपिक गेम्स 2036 की मेजबानी हासिल करने के लिए दावेदारी पेश कर ली है। इसके तहत इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इंटरनेशनल ओलंपिक काउंसिल को लेटर भी लिख दिया है। केंद्रीय खेल मंत्रालय में मौजूद दैनिक भास्कर के सूत्रों ने पुष्टि की है कि भारत सरकार के 1 अक्टूबर को लेटर ऑफ इंटेंट के जरिए आईओसी से गेम्स का आयोजन कराने की इच्छा जाहिर की है। यदि भारत ओलंपिक गेम्स की मेजबानी हासिल कर लेता है तो यह पहला मौका होगा जब यहां ओलंपिक गेम्स का आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त को लाल किले से कहा था भारत ओलंपिक गेम्स 2036 की मेजबानी करेगा। 3 महीने पहले पेरिस में आयोजित ओलंपिक गेम्स के इंडियन प्लेयर्स ने 1 सिल्वर समेत 6 मेडल जीते थे। 2032 तक के ओलंपिक मेजबान तय हो चुके हैं। 2032 की मेजबानी ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर को दी गई है, जबकि 2028 के ओलंपिक लॉस एंजलिस में होने हैं। भारत अब तक 3 मल्टी स्पोर्ट्स गेम की मेजबानी कर चुका है। देश ने आखिरी बार 2010 में कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी की थी। इससे पहले भारत में 1982 और 1951 में एशियन गेम्स भी कराए जा चुके हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।